नमस्कार। औपचारिक भाषा और स्वचालित सिद्धांत कंपाइलर डिज़ाइन में एक अनुप्रयोग आपका इस व्याख्यान में स्वागत है। इस व्याख्यान में हम बात करेंगे नियमित अभिव्यक्तियाँ और उनके गुण, जिसे हम रेगुलर एक्सप्रेशंस भी कहते हैं। इस व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य है कि नियमित अभिव्यक्ति की परिभाषा, उनके उद्देश्य को समझना, प्रारूपों को मान्य करने और डेटा निकालने जैसे कार्यों के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन या नियमित अभिव्यक्ति कैसे लिखें, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में हम देखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशंस की गुण क्या क्या होते हैं। नियमित अभिव्यक्ति क्या होता है? एक नियमित अभिव्यक्ति जिसे वर्णों का एक क्रम है जो एक खोज पैटर्न बनाता है। इसका उपयोग स्ट्रिंग के भीतर पैटर्न मिलान के लिए किया जाता है, जिसे जटिल पाठ खोज, प्रतिस्थापन और पार्सिंग संभव होती है। अब हम देखेंगे नियमित अभिव्यक्ति, इसका मुख्य महत्व क्या है। नियमित अभिव्यक्तियाँ पाठ के स्ट्रिंग्स को मिलाने का एक संक्षिप्त और लचीला साधन प्रदान करती है। इन्हें विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं और उपकरणों में उपयोग किया जा सकता है, जिससे यह पाठ प्रसंस्करण के लिए एक सार्वभौमिक समाधान बन जाता है। नियमित अभिव्यक्तियाँ मैनुअल स्ट्रिंग हेरफेर के थकाऊ और त्रुटिपूर्ण कार्य को स्वचालित करती है, डेटा हैंडलिंग में उत्पादकता और सटीकता बढ़ाती है। इसका अनुप्रयोग पाठ खोज और प्रतिस्थापन, खोज इंजनों, पाठ संपादकों और कमांड लाइन उपयोगिताओं में व्यापक रूप से पाठ खोजने और प्रतिस्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता है। फॉर्म वैलिडेशन में उपयोग किया जाता है ताकि इनपुट डेटा निर्दिष्ट प्रारूपों को पूरा करे, जैसे कि ईमेल पते या फ़ोन नंबर। वेब स्क्रैपिंग, लॉग फाइल विश्लेषण और डेटा पार्सिंग में भी बड़ी मात्रा में पाठ से प्रासंगिक जानकारी निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। कोड संपादकों और आईडीई में विभिन्न भागों के पहचान और रंग कोडिंग के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे पठनीयता में सुधार होती है। नियमित अभिव्यक्ति के अब हम परिभाषित करते हैं। तो सीमित स्वचालन प्रणाली, जिसे हम फाइनाइट ऑटोमेटा भी कहते हैं, सीमित स्वचालन प्रणाली और भाषा प्रसंस्करण के संदर्भ में एक नियमित अभिव्यक्ति एक औपचारिक संकेत है, जिसका उपयोग एक औपचारिक भाषा के भीतर स्ट्रिंग में पैटर्न का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह एक भाषा बनाने वाली स्ट्रिंग के सेट को निर्दिष्ट करने की एक विधि प्रदान करती है, जिसे एक सीमित स्वचालन प्रणाली द्वारा पहचाना जा सकता है। नियमित अभिव्यक्तियाँ नियमित भाषाओं से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, जिन्हें नियमित अभिव्यक्तियों द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। और निश्चित या अनिश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली, जिसे हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा या डीएफए या नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एनएफए, इसके द्वारा भी पहचाना जा सकता है। नियमित अभिव्यक्ति स्ट्रिंग के कुछ सेटों को बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित करने के लिए उपयोग होती है, या एक तरीके से हम बोलें कि जो हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा या नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, जो जिस भाषा को एक्सेप्ट करता है, हम उसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या उसी को बीजगणितीय रूप कहते हैं, उस फॉर्म में प्रस्तुत करने के लिए नियमित अभिव्यक्ति की यूज होती है। हम इसे अगर परिभाषित करें तो हम सिग्मा पर नियमित अभिव्यक्तियों की एक औपचारिक पुनरावृत्ति परिभाषा निम्नलिखित रूप से देते हैं। जैसे कोई भी टर्मिनल या प्रतीक चिन्ह, जैसे एप्सिलॉन, जिसे हम खाली स्ट्रिंग बोलते हैं, या फाई, जिसे हम खाली सेट बोलते हैं, इसे हम नियमित अभिव्यक्ति के रूप में मानते हैं। साथ में अगर कोई भी टर्मिनल सिंबल है, उसे, जैसे ए, हम यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर आपको ए लिख के दिखाए हुए हैं, हम उसे भी नियमित अभिव्यक्ति कहते हैं। साथ में अब ध्यान रखना है कि अगर दो नियमित अभिव्यक्ति है, जिसे हमने यहाँ पे R1 और R2 के रूप में लिखा हुआ है, तो R1 प्लस R2 असली में वह उसके संघ को प्रस्तुत करता है, तो R1 प्लस R2 भी आपका एक नियमित अभिव्यक्ति होगा। तीसरा है, अगर दो नियमित अभिव्यक्ति R1 और R2 है, तो हम उसको एक साथ जोड़कर, जिसे हम कॉन्केटिनेशन बोलते हैं, R1.R2, इसे भी हम नियमित अभिव्यक्ति बोलते हैं। चौथा परिभाषा, एक नियमित अभिव्यक्ति अगर R है तो उसके पुनरावृत्ति, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि R के ऊपर हमने एक छोटा सा स्टार बना के रखा हुआ है, तो R स्टार भी आपका एक नियमित अभिव्यक्ति होगा।
साथ में नियमित अभिव्यक्ति को, अगर आर एक नियमित अभिव्यक्ति है या रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो अगर हम उसको एक कोष्टक या ब्रैकेट के अंदर लिखें तो वह भी नियमित अभिव्यक्ति कहलाता है। यह जो 5 परिभाषाएं हमने बताई है, जिसे हम बेसिक डेफिनेशन बोलते हैं नियमित अभिव्यक्ति का, तो ये सभी तो नियमित अभिव्यक्ति है ही हैं। इसके अलावा इनको मिला के कोई भी और दूसरा जो नियमित अभिव्यक्ति बनता है 1 से 5 तक, वो सभी के सभी आपके नियमित अभिव्यक्ति होते हैं। अब हम बात करेंगे, हम कुछ उदाहरण देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि अगर कोई टर्मिनल सिंबल है जिसके द्वारा हम नियमित अभिव्यक्ति को परिभाषित करने वाले हैं, तो हमने यहाँ पे 2 सिंबल लिए हुए, एक ए और एक बी। तो अगर ए अगर मेरा एक नियमित अभिव्यक्ति है तो वह कौन कौन से संघ में कौन कौन से एलिमेंट को प्रस्तुत करेगा, तो ए सिर्फ ए को ही दर्शाता है। लेकिन अगर नियमित अभिव्यक्ति ए प्लस बी लिखा हुआ है तो उसका अगर हम संघ के फॉर्म में या सेट के फॉर्म में अगर हम उसको प्रस्तुत करें तो हम उसको बताते हैं ए कॉमा बी। अगर ए कॉन्केटिनेशन बी या ए डॉट बी लिखा है तो वह भी सेट के फॉर्म में ए बी को प्रस्तुत करेगा। लेकिन अगर पुनरावृत्ति, जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे ए के ऊपर स्टार लगा हुआ है, तो अगर हम उसको समूह या संघ या सेट के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो आप देखिए ए स्टार कितने सारे एलिमेंट को प्रस्तुत कर रहा है। उसमें नल है, ए है, डबल ए है, ट्रिपल ए है और यह इन्फिनिटिव तक जाता है। तो हम एक एक एलिमेंट को ना लिख के हम उसको सिंपल तरीके से लिख देते हैं ए स्टार। वैसे ही अगर देखिए ए प्लस बी स्टार है, ए प्लस बी के ऊपर आप देखिए वहाँ पे स्टार लगा हुआ है, तो वह ए और बी के जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जैसे एप्सिलॉन ए बी ए बी बी ए, जितने भी पॉसिबल, जितने भी संभावित एलिमेंट बन सकते हैं, वह पूरे के पूरे आपके नियमित अभिव्यक्ति के सेट में आता है। अब हम एक दूसरा उदाहरण देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास सेट है, तो अगर आप देखें ऊपर के उदाहरण में, वहाँ पे हमको नियमित अभिव्यक्ति दिया गया था, हम उसको सेट के फॉर्म में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर दूसरा उदाहरण देखें, यहाँ नीचे हमको सेट दिया हुआ है, संघ दिया हुआ है, हम उसको नियमित अभिव्यक्ति के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देखिए कि कुछ आपके वहाँ पे सेट दिए हुए हैं, जैसे क में 1 0 1, ख में ए बी बी ए, ग में 0 1 0 1। तो यह हमारे प्रश्न हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको सेट एलिमेंट दिया गया है, लेकिन इसको हमको नियमित अभिव्यक्ति के फॉर्म में प्रस्तुत करना है। तो अगर देखिए जो पहला जो प्रश्न था आपका 101 जो सेट के फॉर्म में दिया गया था, तो उसका जो नियमित अभिव्यक्ति है वह 101 ही रहेगा। उसका कारण क्या है, यह तीनों कॉन्केटिनेटेड है, एक साथ हैं, तो हम इसे अलग नहीं करेंगे, उसको 1 0 1 से ही दर्शाएंगे। वैसे जो ख का प्रश्न था ए बी बी ए, वह भी कॉन्केटिनेटेड है, तो उसका जो नियमित अभिव्यक्ति रहेगा वह भी एक साथ होगा ए बी बी ए। चौथा वाला जो ग है, उसमें देखिए 0 1 1 0 0 1 1 0, ये आप देखिए 0 1 के बाद एक कॉमा दिया है समूह में और उसके बाद 1 0 है। तो जब भी समूह में इस तरीके का कॉमा दिया जाएगा तो नियमित अभिव्यक्ति में हम उसको प्लस सिंबल से, मतलब हम 0 1 प्लस 1 0 से प्रस्तुत किए हुए हैं। तीसरा देखिए कि एक जो सेट है वहाँ पे एक नल सिंबल है और कॉमा ए बी है, तो नियमित अभिव्यक्ति में आप देखिए फिर से वहाँ पे कॉमा है बीच में सेट में, तो हम उसको प्लस सिंबल से, तो एप्सिलॉन प्लस ए बी। वैसे ही आप 10 सेट में देखेंगे, उसमें 4 एलिमेंट है सेट में और सभी कॉमा के थ्रू अलग है, ए बी बी ए बी 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 ए। तो हम वापस से उसको क्या लिखेंगे नियमित अभिव्यक्ति में, ए बी बी प्लस ए प्लस बी बी ए। च में देखिए यहाँ पे आपका जो सेट है उसमें एक नल सिंबल है, फिर एक शून्य है, फिर 2 शून्य है, फिर 3 शून्य है। तो यह नियमित अभिव्यक्ति के फॉर्म में
पुनरावृत्ति के थ्रू प्रस्तुत किया जाएगा। और देखिए जीरो के ऊपर स्टार लगा हुआ है, तो इसका जो नियमित अभिव्यक्ति है वो क्या हो जाएगा, जीरो स्टार या जीरो एस्ट्रिक बोलते हैं इस विषय में। और 6 में देखिए इसमें 1 फिर 2 1 है फिर 3 1 है। एक खास बात अगर 4 6 के बीच में देखें तो ऊपर 6 में आपका नल सिंबल है, लेकिन नीचे 6 में नल सिंबल नहीं है। तो हम जब नल सिंबल नहीं रहता तो हम इसको 1 प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं या 1 1 एस्ट्रिक से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसमें नल सिंबल नहीं है। कुछ और उदाहरण हम देखते हैं जिसमें हम सेट को नियमित अभिव्यक्ति के थ्रू प्रस्तुत करेंगे। जैसे का आपका प्रश्न देखिए, वह बोलता है कि वह समूह जिसमें सभी 0 और 1 के स्ट्रिंग हो और आखिरी में 0 0 से समाप्त होती हो। तो ये जो समूह बनाएगा, ये जो सेट बनाएगा, हम उसे नियमित अभिव्यक्ति में कैसे प्रस्तुत करेंगे। वैसे ही आपका जो दूसरा प्रश्न है, 0 और 1 से शुरू होने और 1 से समाप्त होने वाली सभी 0 और 1 की स्ट्रिंग का सेट बनाना है। और जो आपका ग क्वेश्चन है उसमें देखिए पहला सिंबल आपका नल है, फिर 2 1 है, फिर 4 1 है, मतलब 2 2 के समूह में आपका जो 1 है वह आगे बढ़ता जा रहा है। अगर हम इसके समाधान को देखें तो जो 0 और 1 के जितने भी संभावित स्ट्रिंग है और आखिरी में वो ख़त्म होना चाहिए 0 0 से, तो इसका जो नियमित अभिव्यक्ति होगा वो 0 + 1 एस्ट्रिक 0 0। तो वैसे ही गह जो है 0 से आपका शुरू होना चाहिए, बीच में 0 और 1 के पूरे संभावित एलिमेंट होने चाहिए और आखिरी में वो खत्म होना चाहिए 1 से, तो उसका जो नियमित अभिव्यक्ति में प्रस्तुति होगा वह 0 0 + 1 एस्ट्रिक 1 होगा। तीसरा हम चर्चा किए थे कि पहला एलिमेंट हमारा नल था, फिर आगे के जितने भी एलिमेंट है वह 2 2 के समूह में 1 फिर 4 2 1 फिर 4 1 फिर 6 1 और वह इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हम उसको कैसे प्रस्तुत करेंगे, तो 1 1 के ऊपर एस्ट्रिक लगा रहेगा। तो नियमित अभिव्यक्ति की पहचान के लिए कैसे, तो 2 नियमित अभिव्यक्ति अगर P और Q समरूपी है, हम P और Q लिखते हैं, P = Q, तो अगर P और Q उन्हीं स्ट्रिंग सेट को प्रतिनिधित्व करता है, इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास 2 नियमित अभिव्यक्ति या रेगुलर एक्सप्रेशन है तो हम बोलेंगे कि वह दोनों समरूपी है अगर दोनों के दोनों नियमित अभिव्यक्ति जो है वो आपके सेम सेट को रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पे कुछ नियमित अभिव्यक्ति जो हम देख रहे हैं, जैसे 5 + r अगर है तो हमको 5 + r लिखने की आवश्यकता नहीं है। 5 + r उसी सेट को प्रस्तुत करेगा जो केवल आपके r को प्रस्तुत करेगा। वैसे ही अगर 5 को हम कॉन्केटिनेट करें, और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये जो प्लस है यह यूनियन सेट में जो यूनियन जो ऑपरेशन होता है उसको प्रस्तुत करता है, और जो डॉट है वह आपके कॉन्केटिनेशन ऑपरेशंस को प्रस्तुत करता है। तो पाई + r को पाई को हटा के हम केवल r लिख सकते हैं। दूसरा नियम अगर देखें π.r या r.π, तो कोई भी नियमित अभिव्यक्ति को अगर हम फाई के साथ कॉन्केटिनेट करें तो वह फाई हो जाता है। वैसे ही जो नल सिंबल के साथ तीसरा नियम अगर देखें ε.r है या r.ε है, इसका मतलब अगर नल को किसी भी नियमित अभिव्यक्ति के साथ अगर कॉन्केटिनेट करें तो नल सिंबल वहाँ से हट जाता है। वैसे अगर चौथा नियम देखें, एप्सिलॉन को आप कितनी बार भी पुनरावृत्त करें हमेशा वो एप्सिलॉन ही आएगा। उसके साथ अगर देखें फाई के ऊपर अगर एस्ट्रिक लग जाए तो वह भी एप्सिलॉन ही होता है। हम जो देख रहे हैं वह क्या देख रहे हैं कि आपके देरी हाथ साइड में भी आपका एक नियमित अभिव्यक्ति है और आपके जो दाएं और बाएं दोनों तरफ नियमित अभिव्यक्ति है। बताने का मतलब यह है कि दोनों नियमित अभिव्यक्ति आपके एक ही सेट या समूह को प्रस्तुत कर रहा है। जैसे 5वां नंबर का अगर आइडियम्स देखें हम, तो यहाँ पे एक ही नियमित अभिव्यक्ति को 2 बार r करने से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब r + अगर r है तो आप केवल एक r लिख देंगे तब भी दोनों एक ही सेट को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे ही 6वें नंबर पे देखें r*r* है तो आपका केवल r* भी उसी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे ही अगर r** है, अगर आप उसको
उसके दाएं या बाएं अगर उसका अगर स्थिति बदल दे तब भी उसके जो सेट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। वैसे अगर हम 8वें नंबर के नियमित अभिव्यक्ति को देखें कि आर एस्ट्रिक के ऊपर अगर और एस्ट्रिक हो जाए तो भी वो वही सेट को प्रस्तुत करेगा जो आपका आर एस्ट्रिक है। ये 9 नंबर का जो नियम है वह आगे देखेंगे, बहुत सारी जगह पे उपयोग होता है। अगर एप्सिलॉन प्लस आर आर एस्ट्रिक है तो हम उसको केवल आर एस्ट्रिक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे आपके 10वें नंबर पे देखिए पी क्यू का पूरा का एस्ट्रिक है, उसके ऊपर बाद में पी कॉन्केटिनेट हुआ है, तो हम उसका जो ब्रैकेट का जो पोजीशन है, जो उसकी स्थिति है, हम उसको बदल के पी क्यू पी एस्ट्रिक लिखेंगे और दोनों एक ही समूह को प्रस्तुत करेंगे। वैसे अगर 11वें नंबर पे देखें P प्लस क्यू का अगर पूरा एस्ट्रिक ले लें तो हम उसको दो और अलग तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, P एस्ट्रिक क्यू एस्ट्रिक का होल एस्ट्रिक या फिर P एस्ट्रिक प्लस क्यू एस्ट्रिक का एस्ट्रिक। साथ में 12वां नंबर अगर देखें P प्लस क्यू आर तो ये आपका बराबर होता है पी आर प्लस क्यू आर, या आर पी प्लस क्यू तो ये आपका बराबर होता है आर पी प्लस आर क्यू। अब हम बात करेंगे पिछले व्याख्यान में हमने आर्डन्स के सिद्धांत पर केवल हमने वहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया था, थोड़ा ही चर्चा किए थे। आज हम देखेंगे आर्डन के सिद्धांत को विस्तृत रूप से और साथ में हम देखेंगे कि इसकी उपयोगिता क्या है। तो आर्डन का सिद्धांत यह कहता है कि किसी भी नियमित अभिव्यक्ति या रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर दो नियमित अभिव्यक्ति है, एक आर है और एक एस है, उसे परिभाषित किए हैं किसी वर्णमाला जिसे हम सिग्मा से प्रस्तुत करते हैं, और यह जो नियमित अभिव्यक्ति है वह किस फॉर्म में है, x इज इक्वल टू एस एक्स प्लस टी, मतलब x आपका बराबर है एस एक्स प्लस टी। अगर आप इसे देखें तो आप देख सकते हैं x आपके दाहिने हाथ में भी है और एस एक्स मतलब x आपके बाएं हाथ में भी है। इसका मतलब वह x आपका बार बार पुनरावृत्त हो रहा है। तो हम इसको जब इसका समाधान प्रस्तुत करेंगे तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एस एस्ट्रिक टी। फिर से ध्यान दीजिए, अगर आपका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, जो नियमित अभिव्यक्ति है, वह x इज इक्वल टू एस एक्स प्लस टी के अगर फॉर्म में है तो हम उसको सीधा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एस एस्ट्रिक प्लस टी, और हम एस एस्ट्रिक को क्लीन स्टार या क्लोजर भी कहते हैं। तो यह हमारा आर्डन का सिद्धांत है जो आगे आपके जो नियमित स्वचालन प्रणाली है उसको उसकी एनालिसिस करने में आपको बहुत सहायता प्रदान करेगी। तो आर्डन्स के सिद्धांत के प्रमुख उपयोग क्या है? तो आर्डन का सिद्धांत नियमित अभिव्यक्तियों से सीमित स्वचालन प्रणाली के निर्माण करने में मदद करता है। इसका मतलब यह जो नियमित अभिव्यक्ति है जो जिस सेट एलिमेंट को प्रस्तुत करेगा, तो हम उसके लिए किस तरीके का सीमित स्वचालन प्रणाली बना सकते हैं, उसमें यह बहुत मदद करता है। इसके साथ आर्डन का जो दूसरा उपयोग है, यह नियमित अभिव्यक्तियों द्वारा परिभाषित भाषाओं को समरूपता सिद्ध करने में मदद करता है। अगर इसका उपयोग देखें तो कंपाइलर के सिद्धांत। कंपाइलर, आपको पता है कि कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो एक भाषा को दूसरे भाषा में परिवर्तित करता है ताकि वह कंप्यूटर में जाके एग्जीक्यूट हो सके, उसका कुछ आउटपुट मिल सके। तो यह जो नियमित अभिव्यक्ति है वह आपके कंपाइलर डिज़ाइन में भी बहुत उपयोगी होता है। इसके साथ ही यह टेक्स्ट प्रोसेसिंग और पैटर्न मैचिंग के लिए एक सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है। यह नियमित अभिव्यक्तियों को आधार बनाकर तकनीकी और तथ्यात्मक क्षेत्रों में दक्ष एल्गोरिथम विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे कि अंतिम अवस्था द्वारा मान्य सीमित स्वचालन प्रणाली द्वारा पहचाने जाने वाली नियमित अभिव्यक्तियां। इसका मतलब हम क्या देखने वाले हैं? आप अगर चित्र 1 में देखें तो यहाँ पे एक फाइनाइट ऑटोमेटा बना हुआ है, और हम इस फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में या सीमित स्वचालन प्रणाली के बारे में पिछले व्याख्यान में हमने पहले ही चर्चा किया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि उसमें आपके 3 स्टेट हैं, जिसे हम बोलते हैं Q1, Q2 और Q3। साथ में अगर पहचान देखें
Q1 हमारा प्रारंभिक स्थिति है, स्टेट मतलब प्रारंभिक स्थिति, वैसे ही Q3 हमारा आखिरी स्थिति है। और हम देख सकते हैं कि इसमें आपके जो इनपुट है वह 0 और 1 है। तो इसके बारे में हम विस्तार से व्याख्यान 2 में हम चर्चा कर चुके हैं। अभी हम सिर्फ ये देखने वाले हैं कि यह जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, जिसे वो रिकॉग्नाइज करेगा, तो उसको नियमित अभिव्यक्ति में अगर प्रस्तुत करें तो वह कैसे होने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे जो समीकरण 1 है अगर उसे ध्यान दें तो उसमें क्या लिखा हुआ है, Q1 बराबर Q10 प्लस एप्सिलॉन। अगर आप इस चित्र को देखें, अगर आप पिछले चित्र को देखें तो देखिए Q1 आपका प्रारंभिक स्थिति है। तो Q1 प्रारंभिक स्थिति है, इसलिए जब भी हम नियमित अभिव्यक्ति के फॉर्म में जब उसको प्रस्तुत करते हैं तो उसमें नल एप्सिलॉन पहले से ऐड होता है। साथ में देखिए Q1 में जब हम 0 दे रहे हैं तो वह वापस से Q1 में ही आ रहा है। इसका मतलब प्रारंभिक स्थिति के कारण एप्सिलॉन और Q1 में 0 देने के कारण वह वापस से Q1 में आ रहा है। इसलिए जब हम उसको समीकरण के फॉर्म में प्रस्तुत करेंगे तो वह दिखेगा Q1 इज इक्वल टू Q10 प्लस एप्सिलॉन। इसी तरीके से आपके समीकरण 2 और समीकरण 3 को निकाला गया है। उसमें भी जब हम Q2 स्थिति में जाते हैं, Q2 स्टेट में जाते हैं, तो देखते हैं कि जब Q1 में 1 देंगे तो वह Q2 में जा रहा है, वैसे Q2 में जब 1 देंगे तो वह वापस से Q2 में जा रहा है। तो यह जो स्थिति है उसको हमने जोड़ के समीकरण 2 बनाया है। वैसे जो समीकरण 3 है उसमें जब स्टेट Q2 में 0 दे रहे हैं तो वो Q3 में जा रहा है, और जब स्टेट Q3 में या तो हम 0 देंगे या फिर हम 1 देंगे, तो दोनों स्थिति में आपके वह Q3 में जा रहा है। तो इस तरीके से आपके 3 समीकरण यहाँ पे बनाए गए हैं। तो कभी भी अगर कोई सीमित स्वचालन प्रणाली या फाइनाइट ऑटोमेटा दिया जाता है और अगर हम यह देखना चाहें कि वह कौन से नियमित अभिव्यक्ति को एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, तो पहले जितने भी स्टेट या स्थिति होती है उसके लिए हम इस तरीके से समीकरण बनाते हैं। समीकरण बनाने के बाद हम ये जो तीनों स्टेट है उसमें, अब जैसे देखिए समीकरण 1 को आर्डन्स के सिद्धांत जो अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे उसके थ्रू हल करने पे Q1 का जो समाधान निकला है वह 0 एस्ट्रिक निकला है, जिसे हम समीकरण 4 में देख सकते हैं। अब वो जो Q1 एस्ट्रिक की जो वैल्यू है उसको जब समीकरण 2 में जब हम डाले तो हमारा बन जाता है Q2 इज इक्वल टू 0 एस्ट्रिक 1 प्लस Q2 1। अब वापस से देखिए ये पुनः आपके आर्डन्स के जो सिद्धांत है उसको पालित कर रहा है। तो जब यहाँ पे हम आर्डन्स के सिद्धांत को फॉलो करेंगे तो उसका जो समाधान निकलेगा Q2 बराबर 0 एस्ट्रिक 1 1 एस्ट्रिक। फिर जब Q3 में इसको प्रस्तुत करेंगे तो आपको जो समाधान मिल रहा है 0 एस्ट्रिक 1 1 एस्ट्रिक 0 और ब्रैकेट के अंदर 0 प्लस 1 एस्ट्रिक। अब यह आता है कि इसका आखिरी समाधान क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, जो सीमित स्वचालन प्रणाली होती है, उसका जो फाइनल स्टेट होता है, तो इस प्रश्न में जो फाइनल स्टेट था Q3, तो Q3 के जो उत्तर हैं वही इस फाइनाइट ऑटोमेटा का रिकॉग्नाइज स्ट्रिंग होगा, जिसे वह रिकॉग्नाइज करेगा, एक्सेप्ट करेगा। नियमित अभिव्यक्ति, अब हम एक दूसरा चरण देख रहे हैं। तो इससे पहले हमने क्या देखा कि हमारे पास एक फाइनाइट ऑटोमेटा, एक सीमित स्वचालन प्रणाली है, तो हम उसको नियमित अभिव्यक्ति या रेगुलर एक्सप्रेशंस को कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। अब दूसरा चरण है कि अगर हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है या नियमित अभिव्यक्ति है तो हम उसके लिए सीमित स्वचालन प्रणाली या फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनाते हैं। तो फाइनाइट ऑटोमेटा जो बनाते हैं तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं उसे नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विद एप्सिलॉन। इसका मतलब नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एप्सिलॉन के मूव के साथ। तो अगर आपका रेगुलर एक्सप्रेशन R इज इक्वल टू नल है, मतलब आपके रेगुलर एक्सप्रेशन या नियमित स्वचालन नियमित अभिव्यक्ति में केवल नल सिंबल है, तो उसका जो फाइनाइट ऑटोमेटा रहेगा वह एक ही स्टेट होगा, एक ही स्थिति होगी। नाम आप कोई भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे Q दिया है, और वही स्टेट आपका इनिशियल स्टेट होगा, प्रारंभिक अवस्था, और वही स्टेट आपका फाइनल स्टेट हो जाएगा। वैसे अगर R इज इक्वल टू 5 है
तो हम उसका जो फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे तो उसमें 2 स्टेट लेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे खास ध्यान देना है कि P और Q के बीच में जो एज है जो उसको जोड़ रहा है, जो उसका दिशा, उसका डायरेक्शन एकदम उल्टा है। इसका मतलब यह है कि P कभी भी फाइनल स्टेट Q में नहीं पहुंच पाएगा। R इज इक्वल टू 5। वैसे ही कोई भी टर्मिनल सिंबल, जैसे यहाँ पे हमने A को एज्यूम किया है, कोई एक सिंगल टर्मिनल सिंबल है, तो उसका जो नियमित अभिव्यक्ति है उसके लिए 2 आपको स्टेट लेने पड़ेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, P Q के जगह में आप कोई भी नाम ले सकते हैं, तो वो P और Q के बीच में कनेक्ट रहेगा और वो P आपका प्रारंभिक स्थिति हो जाएगा और Q आपका अंतिम स्थिति हो जाएगा। वैसे ही अगर मेरा नियमित अभिव्यक्ति 2 अलग अलग नियमित अभिव्यक्ति का R है, जैसे P प्लस Q, तो आप देखिए आप P के लिए अलग से फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं, सीमित स्वचालन प्रणाली, Q के लिए अलग से सीमित स्वचालन प्रणाली बनाते हैं। आप देखिए वहां पे मैंने 2 बॉक्स बना के रखा है, तो उसके अंदर P के नियमित स्वचालन प्रणाली और Q के नियमित स्वचालन प्रणाली। उसके अलावा फिर आपको 2 अलग अलग स्थिति लेना पड़ेगा। पहली स्थिति आपकी प्रारंभिक व्यवस्था रहेगी और उसे आप एप्सिलॉन ट्रांजिशन या प्रतिबिंबन के द्वारा जोड़ेंगे। आप देखेंगे कि एक जो नया स्टेट आपने लिया है लेफ्ट साइड में आपके, वहां पे एप्सिलॉन के थ्रू हमने दोनों को कनेक्ट किया। वैसे एक और नया स्टेट लेना पड़ेगा जो आखिरी में जाएगा और वह आपका अंतिम स्थिति होगा, फाइनल स्टेट, और वह भी P के आखिरी स्टेट और Q के आखिरी स्टेट से जुड़ेगा। 5वां, अगर नियमित अभिव्यक्ति अगर आपका P डॉट Q है, हम थोड़ी देर पहले बात किए थे, जिसे हम कॉन्केटिनेशन कहते हैं, तो वापस से P के लिए आपको पूरा नया फाइनाइट स्टेट बनाना पड़ेगा, Q के लिए दूसरा फाइनाइट स्टेट बनाना पड़ेगा और उसके बीच में जो नल सिंबल है उसके द्वारा आपको जोड़ना पड़ेगा। Q का जो आखिरी स्टेट है वह आपकी अंतिम स्थिति हो जाएगी, P का जो पहला स्टेट है वो आपका प्रारंभिक स्थिति होगा। उसी तरीके से देखेंगे एक P एस्ट्रिक जो हम पीछे बात किए थे, अगर हम उसकी प्रारंभिक व्यवस्था अगर हम देखें कि उसका इक्विवेलेंट, उसके बराबर जो सीमित स्वचालन प्रणाली है वो कैसा होगा, तो यह पुनरावृत्ति को दिखाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें हम 3 स्थिति लेते हैं। और एक बात, जो अलग अलग जो राइटर है, जो बुक लिखे हुए हैं, वो अलग अलग माध्यम से इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक ही माध्यम पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यही आखिरी समाधान नहीं है। इस एक्सप्रेशंस को हम दूसरे तरीके से भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ P स्टार, इसका मतलब जो P है वह इनफाइनाइट टाइम, अनगिनत समय तक वो रिपीट हो रहा है, इसी कारण हम P स्टार लिखे हुए हैं। इसीलिए देखिए एक स्टेट लिया है और उस स्टेट के ऊपर हमने P का खुद का ट्रांजिशन, इसका मतलब जो P है वहाँ पे कितनी बार भी आपके मूव कर सकते हैं, जितना भी आएगा। उसके छोड़ 2 स्थिति और लिए हैं, एक आपका प्रारंभिक स्थिति है और एक आपका अंतिम स्थिति है। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को हम एप्सिलॉन के द्वारा जोड़ दिए हैं और P को बीच वाले स्टेट में लगातार पुनरावृत्त कर रहे हैं। तो जो 6 में R इज इक्वल टू P एस्ट्रिक जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो यह उसका इक्विवेलेंट फाइनाइट ऑटोमेटा है। अब रेगुलर एक्सप्रेशंस को फाइनाइट ऑटोमेटा विद एप्सिलॉन में कैसे रूपांतरित करें, तो जो भी यहाँ पे लिखा है, मैं अच्छा ये होगा कि आपको उदाहरण के थ्रू ये चीज़ समझाऊं। तो हम सीधा उदाहरण पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है कि रेगुलर एक्सप्रेशन NFA से रूपांतरित करें एप्सिलॉन स्थापित। इसका मतलब हमारे पास एक नियमित अभिव्यक्ति या रेगुलर एक्सप्रेशन दिया रहेगा, उसे हम असीमित स्वचालन प्रणाली में कैसे बदल सकते हैं। तो उसके लिए देखिए पहले रेगुलर एक्सप्रेशंस को विश्लेषण करते हैं। उसमें हम यह पहचान करते हैं कि कहीं पे केवल एक अक्षर या नल सिंबल, खाली स्ट्रिंग या खाली सेट 5 तो नहीं है, या वह 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूनियन तो नहीं है जिसे हम R1 प्लस R2 बोलते हैं, या वह 2 रेगुलर एक्सप्रेशन का संगठन या कॉन्केटिनेशंस तो नहीं है जो R1 R2 है, या फिर वह क्लीन क्लोजर या जो R स्टार है वह तो नहीं है। एक बार रेगुलर एक्सप्रेशंस को आप अच्छी तरीके से एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद हम बाकी के जो स्थिति है उसे अगले एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाते हैं। तो एक बार एनालिसिस करने के बाद फिर हम क्या करते हैं,
उसका हम नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं नल सिंबल के मूव के साथ। एक बार जब वह नल सिंबल के मूव्स के साथ बन जाता है, जो हमने वहाँ पे आपको बताया है स्टेप 2 में, एक बार वह नल सिंबल उसमें बन जाता है, उसके बाद फिर एक बार NFA बनने के बाद हम उसको DFA में, या हम जिसको डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसको परिवर्तित करते हैं या रूपांतरित करते हैं। अब यहाँ पे आप जो स्टेप हमने जो ऊपर अभी देखा या पढ़ा, उसी को यहाँ पे हम एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो प्रश्न दिया गया है उसमें यह बताया गया है कि आपके पास एक नियमित अभिव्यक्ति या रेगुलर एक्सप्रेशन है, 0 + 1 एस्ट्रिक एक में है, ब्रैकेट के अंदर 0 0 + 1 1 और फिर एक और ब्रैकेट के अंदर 0 + 1 एस्ट्रिक। हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए एक सीमित स्वचालन प्रणाली बनाने वाले हैं। तो सबसे शुरू में हम क्या देखेंगे कि हम 2 स्टेट लेते हैं। आप स्टेट का नाम कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 स्टेट या 2 स्थिति लिया, एक Q0 है और एक P। तो हम पहले 2 स्टेट लेते हैं और उसको डायरेक्टेड एज Q0 से P में जोड़ देते हैं। Q0 हमारा प्रारंभिक स्थिति होगा, इनिशियल स्टेट, और P हमारा अंतिम स्थिति, फाइनल स्टेट। और जो नियमित अभिव्यक्ति या रेगुलर एक्सप्रेशन आपको दिया है, हम उसको उस कनेक्टिंग एज के ऊपर लिख देते हैं। तो हमको जो प्रश्न ने दिया था उसको हमने उसके ऊपर लिख दिया। उसके बाद हमने इस रेगुलर एक्सप्रेशंस को एनालाइज किया। एनालाइज करने का मतलब यह है कि हम देखेंगे कि कहीं पे यूनियन तो नहीं है, कहीं पे कॉन्केटिनेशन तो नहीं है, कहीं पे क्लीन क्लोजर तो नहीं है। तो अगर आप इसको अलग अलग हिस्से में बांटें तो आप देखिए 0 + 1 एस्ट्रिक जो है वो कॉन्केटिनेटेड है 0 0 + 1 1, और वो कॉन्केटिनेटेड है 0 + 1 एस्ट्रिक से। इसका मतलब हम उसको 3 अलग अलग हिस्से में बांट सकते हैं। तो उस 3 हिस्से में बांटने के लिए आप देखिए, आपका जो प्रारंभिक स्थिति Q0 वही है, आखिरी स्थिति P वही है, और हिस्से में बांटने के लिए हमने 2 नए स्टेट लिए हैं, और हिस्से में बांटने के बाद हमने वो नए जो सब स्ट्रिंग है उसको हमने वहां पे लिख दिया। अब जब आप इसको फिर से इसकी एनालिसिस करते हैं तो आप देखिए 0 + 1 एस्ट्रिक जो है वो आपके रिपीटेशन को शो कर रहा है, वो आपके क्लीन क्लोजर को शो कर रहा है। और अभी हमने कुछ देर पहले एक नियम देखा था कि अगर क्लीन क्लोजर है तो उसका ट्रांजिशन खुद में आता है। तो 0 + 1 एस्ट्रिक के लिए देखिए Q0 और Q1 के बीच में 0 + 1 एस्ट्रिक, तो उनके बीच में हमने एक स्टेट ले लिया और वो 0,1, क्योंकि 0 + 1 एस्ट्रिक मतलब 0,1 एस्ट्रिक, तो हमने उसको वहां पे रिपीट करवा दिया। वैसे ही आपके अगले स्थिति जो Q1 और Q2 के बीच में वो 0 0 + 1 1 है, इसका मतलब 0 0,1 1, हमने वहां से प्लस हटा दिए। आखिरी में देखिए फिर से 0 + 1 एस्ट्रिक है, तो फिर से हमने क्या किया, वहां पे रिपीटेशंस कर दिया। पुनः जब इसको और इसका जब सरलीकरण करें तो देखिए जो आपका आ रहा है, तो Q0 0 + 1 एस्ट्रिक Q1, तो ये जो है ये पूरा का पूरा आपके 0 + 1 एस्ट्रिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऊपर देखिए वहां पे हमने लिखा था 0 0,1 1, तो 0 0 को हम ऊपर से ले गए Q1 Q5 Q2 में, 1 1 को नीचे से ले गए Q1 Q6 Q2 में, और वापस से 0 + 1 एस्ट्रिक। इसका मतलब अभी हमारा जो पहला चरण जो हुआ है वह क्या है कि हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशंस था, उसको हमने NFA विद एप्सिलॉन या नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विद एप्सिलॉन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, उसका NFA को हम NFA विदाउट एप्सिलॉन में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो पिछले व्याख्यान में हमने देखा था कि कैसे एप्सिलॉन क्लोजर निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी आपके जो स्टेट्स है, जैसे आपका जो प्रारंभिक स्थिति था Q0, तो हमने उसका एप्सिलॉन क्लोजर निकाला। और तो उसका जो एप्सिलॉन क्लोजर मतलब क्या होता है कि बिना कोई इनपुट दिए एक स्थिति से दूसरे स्थिति में कितने स्टेट में उसका प्रतिबिंबन होगा, उसका ट्रांजिशन होगा। तो Q0 से आप बिना कोई इनपुट दिए Q0 में जा सकते हैं, Q2 में जा सकते हैं, Q1 में जा सकते हैं। तो हमने ये तीनों स्टेट को कंबाइन कर दिया और उसको एक नया नाम दे दिया A। वैसे ही अगली जो स्थिति है उसका एप्सिलॉन क्लोजर निकाले Q5, वो Q5 ही है, वो केवल Q5 में है, नल सिंबल के द्वारा वह किसी और स्थिति में नहीं जा रहा है।
तो वो उसके सेट में केवल Q5 और उसको हमने B लिखा। वैसे ही आपका अगला स्टेट है Q6, उसका भी एप्सिलॉन क्लोजर Q6 है, उसको हमने C लिखा। और अगला जो स्टेट उसका एप्सिलॉन क्लोजर में आपके 3 स्टेट आ रहे हैं Q2, Q4, P, तो उसको जोड़ के हमने एक स्टेट बना दिया D। तो अगर हम देखें तो यह आपका नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। जो ऊपर आपका जो नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा था जिसमें एप्सिलॉन यूज हो रहा था, अब इसमें कोई एप्सिलॉन यूज नहीं हो रहा है। तो यह नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है बिना एप्सिलॉन के। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, इसको हम डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करने के लिए यह विधि हम पिछले व्याख्यान में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो इस पे मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा। लेकिन ऊपर जो ट्रांजिशन डायग्राम बना था, पहले हमने उसको टेबल में कन्वर्ट किया, और टेबल में कन्वर्ट करने के बाद फिर अगला जो है, तो यह ऊपर जो ट्रांजिशन डायग्राम है उसी के बराबर का ट्रांजिशन टेबल है, जिसे हम समकक्ष परिवर्तन सारणी भी कहते हैं। अब इसके द्वारा हम डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा वह बनाने वाले हैं, डिटरमिनिस्टिक सीमित स्वचालन प्रणाली। तो इस विषय पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे उसका सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ। तो यह जो है, यह ऊपर जो आपके जो NFA थे, तो आपका जो प्रारंभिक स्थिति A था, उसके 2 स्टेट आए AB और AC। वो दोनों स्टेट आपके नए थे, तो उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, AB और AC। फिर उसका ट्रांजिशन हमने पाया, तो AB का ABD आया और AC आया, AC का AB और AC आया। तो आप देखिए इसमें ABD वापस से एक नया है, तो ABD को हमने वापस से लेफ्ट में लिया और उसके ट्रांजिशन निकाले। तो यह ट्रांजिशन कैलकुलेशन तब तक चलते रहता है जब तक कि हमें नई स्थिति मिलते रहती है। तो आप देखिए अब आपके स्टेट में A, AB, AC, ABD है, और आपके राइट साइड में जो 0 इनपुट के साथ और 1 इनपुट के साथ, वहाँ पे जितने भी स्टेट हैं वह इन्हीं में से कोई एक स्टेट है। इसका मतलब यह आपका अंतिम उत्तर है। लेकिन अब फाइनल स्टेट क्या होगा, तो ऊपर आपने देखा था कि D आपका फाइनल स्टेट है, तो D जिस भी समूह में रहेगा वह आपका फाइनल स्टेट होगा। तो यहाँ पे मैंने डबल स्टार लगा के आपको बताया है कि ABD जो होगा वह आपका फाइनल स्टेट होगा, और जो A है वह आपका इनिशियल स्टेट होगा। तो अगर हम देखें कि हमने इस लेक्चर में, इस व्याख्यान में हमने क्या समझा, तो इस व्याख्यान में हमने चर्चा किया रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में, हमने चर्चा किया उनके गुणधर्म, हमने बात की कि उनकी उपयोगिता क्या है, और साथ में हमने यह देखा कि रेगुलर एक्सप्रेशंस के बराबर आप सीमित स्वचालन प्रणाली कैसे बना सकते हैं। अगर सीमित स्वचालन प्रणाली दिया गया है तो उसके बराबर आप रेगुलर एक्सप्रेशंस कैसे बना सकते हैं। धन्यवाद।